थ्री बिगेस्ट मिस्टेक इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी भेजते हैं कि सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे से आता है, एग्जाम में भी बहुत अच्छे से देकर आते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आते। तो क्या रीजन है उसके पीछे रीजंस हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वहां पे स्टूडेंट मार्क्स लूज कर देते हैं। तो आइए फटाफट से हम वो ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद, इस वीडियो के बाद, आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मार्क्स कभी भी लूज नहीं करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे कौन से तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला है इग्नोरिंग और इनकरेक्टली ट्रीटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो वहां पे हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वहां पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस आइटम को प्लस करें, किस आइटम को माइनस करें। तो रटेंगे नहीं, आराम से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और आपको एक ऐसा मास्टर एग्जाम्पल दूंगा कि वो एग्जाम्पल के बाद आप कभी भी मार्क्स लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मिसक्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो आइटम एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभार हम क्या कर देते हैं, कुछ आइटम्स को मिसक्लासिफाई कर देते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हम वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको आराम से समझना है। एंड देन एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे हमने बताया, ट्रीटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस रॉन्गली। तो क्या होता है, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस से, उसके अंदर एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एंड देन एडजस्टमेंट होती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। बाकी पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, आप ही इसका आंसर करेंगे मेरे साथ साथ, बस ये चीज समझनी है। तो आइए फटाफट से देखते हैं पहले एक एग्जांपल के साथ। ये मास्टर एग्जांपल मैं शेयर करूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक सिचुएशन में लगाना, आंसर हमेशा ठीक आएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस वन। पहले हम बात करते हैं, लेट्स से अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनको हम अपनी गुड्स और सर्विसेज रेंडर करते हैं और बेचते हैं, तो बदले में वो हमें क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल कौन से हुए? जिनसे हमें पैसा मिलना है। तो लेट्स अज्यूम 1 जनवरी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में मुझे एक अकाउंट्स रिसीवेबल से 1 लाख रुपीज लेने थे। क्लियर है? साल का एंड आया, हम पहुंचे कहाँ? 31 दिसंबर पे। मैं कह रहा हूं कि अब मुझे 1,20,000 रुपए लेने हैं। तो क्या हो रहा है, मेरा 1 लाख रुपए लेने थे साल के शुरुआत में, साल के एंड में 1,20,000। यही वाइस वर्सा भी कर लेते हैं कि मेरे पास साल के शुरुआत में थे 1,20,000, और साल के एंड में मैं कह रहा हूँ 1 लाख है। तो दोनों सिचुएशन में 20,000 का मेरा चेंज हो रहा है। 20,000 का चेंज हो रहा है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। सिंपल, सिंपल तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल मान के चलो, आपका कोई दोस्त है, वो ट्रेड रिसीवेबल आपका दोस्त है। साल के शुरुआत में साल के शुरुआत में उसने आपको 1,20,000 रुपए देने थे। कितने देने थे? 1,20,000 रुपए देने थे। साल का एंड आया, अब उसे आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही देने हैं। तो क्या हो रहा है, लॉजिक समझो। पहले एक बंदे ने मुझे 1,20,000 देने थे, अब 1 लाख ही देने हैं। तो जल्दी से बताओ, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि 20,000 उसने मुझे दे दिए होंगे। बिल्कुल क्लियर है।
भाई दे दिए होंगे तभी तो पहले 1,20,000 देने थे और अब 1,00,000 देने हैं, तो उसने 20,000 मुझे दे दिए होंगे। अब जब 20,000 रुपए मुझे दिए तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया कैश इनफ्लो। सिंपल सी चीज है, कैश इनफ्लो हो गया। और वाइस वर्सा करूं कि पहले उसने मुझे 1,00,000 देने थे, अब 1,20,000 देने हैं, तो क्या हुआ होगा, उसने मेरे से 20,000 रुपए और ले लिए होंगे। करेक्ट। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल है, अगर इनफ्लो हो रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज अ पॉजिटिव आइटम दिखाऊंगा। और जहां आउटफ्लो हो रहा है वहां क्या दिखाऊंगा, नेगेटिव आइटम दिखाऊंगा। समझ में आता है, बहुत सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक के साथ चलो। आपके पास 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए मिलने थे, अब 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। 20,000 रुपए क्यों हुए चेंज, क्योंकि उसने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। अब यही एग्जाम्पल हर एक सिचुएशन में लगा दो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। लेट्स टेक अबाउट इन्वेंट्री की बात करते हैं। सेम तरीके से एग्जांपल लगाएंगे। 1 जनवरी पे मेरा जो इन्वेंट्री बैलेंस था वो 1,00,000 का था। साल का एंड आया 31 दिसंबर। मैं कह रहा हूं कि मेरी जो इन्वेंट्री आई वो अब कितने की पड़ी है, 80,000 रुपीज की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है। तो साल के शुरुआत में कितनी इन्वेंट्री थी, 1,00,000 की। साल के एंड में कितनी हो गई, 80,000। ऐसा क्यों हुआ होगा, इन्वेंट्री मेरी रिड्यूस हो गई, क्यों हुई होगी, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री बेच दी होगी। इन्वेंट्री मैंने क्या करी होगी, बेच दी होगी। जब बेची होगी तो बदले में क्या आया होगा, कैश आया होगा। कैश आया होगा तो वो क्या बन गया, कैश इनफ्लो बन गया। सिंपल सी चीज। तो वही चीज इनफ्लो बना तो मेरा फिर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल किसी भी सिचुएशन में लगा देना, आपको रटने की जरूरत नहीं कि भाई डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होते हैं, हो यही रहा है। लेकिन रटना नहीं है, समझ के चलना है। तो ये वाला एग्जाम्पल किसी भी सिचुएशन में लगा देना, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। होप सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिस क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो आइटम एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वर्सेस फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट डिविडेंड ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजन देता है, तो मैं इसको भी 2 मिनट के लिए होल्ड कर देता हूँ। इसको भी मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर देता हूँ, अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। इसको मैं तीसरे केस के साथ मर्ज कर दूंगा। आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इंश्योरेंस क्लेम रिसीप्ट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, जो मेरे रेगुलर नेचर में नहीं आते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, वो कहता है कि इसको हमें सेपरेट लाइन आइटम में दिखाना है। अब वो किसी में भी आ सकता है, वो ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है, लेकिन आएगा कैसे, सेपरेट लाइन आइटम पे आएगा। तो होता क्या है, एक मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। मैंने अपनी पीपीएनई का भी करवा रखा है, अपनी इन्वेंट्री का भी करवा रखा है। भाई रिस्क तो दोनों पे हो सकता है ना, रिस्क तो दोनों पे हो सकता है। तो मैंने दोनों का क्या करा, इंश्योरेंस करवा लिया। अब हुआ क्या, भाई मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरे फैक्ट्री में क्या हो गई, आग लग गई। अब आग लग गई तो मेरे पीपीएनई पे भी नुकसान हो गया, इन्वेंट्री पे भी नुकसान हो गया। अब मैंने क्या करा, सब कुछ हुआ, मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी में पेपर सबमिट करे और मेरे को पास क्या आ गया, क्लेम रिसीव हो गया। क्लेम रिसीव हो गया। अब जब क्लेम रिसीव हुआ, पीपीएनई पे भी हुआ, इन्वेंट्री पे भी हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इनको कंबाइन नहीं करूंगा, इनको मैं सेपरेट ही रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल पीपीएनई पे मुझे मिला कितना, लेट्स अज्यूम 1,00,000 रुपीस, और इन्वेंट्री पे मिला लेट्स अज्यूम 80,000 रुपीस। एज आई सेड बिफोर, सेपरेट लाइन आइटम में दिखाएंगे, लेकिन ये 1,00,000, ये 80,000 अलग अलग एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि ये वाला क्लेम मेरे लिए किसके लिए मिला है, मेरी पीपीएनई के लिए मिला है, और पीपीएनई मेरी कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो ये वाला क्लेम भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। सेम वे अगर मैं इन्वेंट्री की बात करता हूं तो इन्वेंट्री मेरी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये वाला क्लेम भी
कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। तो नेचर सेम है कि इंश्योरेंस क्लेम ही मिल रहा है, लेकिन जिस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिल रहा है उस एक्टिविटी में क्लासिफाई करूंगा एज अ सेपरेट लाइन आइटम। करेक्ट? समझ में आता है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं रिसीट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इसके लिए हमारे पास अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, उसमें डिटेल में और समझेंगे। लेकिन एज अ हाई लेवल बताऊं तो गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलता है वो तीन तरीके से मिलता है: कैपिटल ग्रांट या पीपीएनई, एज अ प्रमोटर, और या एज एक्सपेंस। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बारी क्या होता है, गवर्नमेंट बिजनेसेस को ग्रांट प्रोवाइड करते हैं टू बूस्ट बिजनेस एक्टिविटी एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कैपिटल ग्रांट मिला, या इसको बोलते हैं ग्रांट फॉर पीपीएनई, या मिला एज अ प्रमोटर या एज अ एक्सपेंस। तो ग्रांट मिल रहा है लेकिन अलग अलग एक्टिविटी के लिए मिल रहा है, तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन भी कैसे होगा, अलग अलग एक्टिविटी में होगा, डिपेंड किस एक्टिविटी में मिल रहा है। कैपिटल ग्रांट की बात करूं, पीपीएनई की बात करूं, तो कौन सी एक्टिविटी बन गई? क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इसीलिए उसकी मनी भी कहां पे पार्ट हो गई? इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गई। एज अ प्रमोटर, प्रमोटर कौन होते हैं? जो बिजनेस को फॉर्म करते हैं, तो किसकी बात कर रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और कैपिटल स्ट्रक्चर मेरी कौन सी एक्टिविटी बन जाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाती है। और एज अ एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस के लिए गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया, तो एक्सपेंस मेरा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ग्रांट जो एक्सपेंस के लिए मिला वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, एनबीएफसी एंड स्टॉक ब्रोकर्स। क्या होता है, हमें ना इसका आपको नेचर समझना है। नेचर समझ में आ गया तो कंफ्यूजन है ही नहीं। नेचर समझ में आ गया तो कंफ्यूजन है ही नहीं। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप आपने एक बैंक में एफडी करवा दी। आपने क्या करा? एसबीआई में गए और आपने क्या करवाया? एक एफडी करवा दी। मैं कह रहा हूं मिस्टर ए, ये बैंक में गए और इन्होंने एफडी करवा दी। करेक्ट? अब मिस्टर ए के लिए ये एक्टिविटी क्या बन गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन गई। और इस एफडी पे जो इंटरेस्ट आया वो भी किसका पार्ट बन गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया। लेकिन एसबीआई के लिए ये एफडी डिपॉजिट लेना, ये तो उसका बेसिक ऑपरेशन है। ये तो उसका क्या है? बेसिक ऑपरेशन है। और उस पे इंटरेस्ट पे करना भी क्या है? रेगुलर एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो वो किसका पार्ट बन गया? ऑपरेटिंग का पार्ट बन गया। क्या बात हो गई कि एक ही चीज अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग एक्टिविटी में डिफाइन करेगी? जी हाँ, अलग अलग एक्टिविटी में ही डिफाइन होगी। डिपेंड कि उसका, उस एंटिटी का, उस पर्सन का, उस कंपनी का नेचर क्या है। तो नेचर समझना है हमें। तो एक ही आइटम है इंटरेस्ट, वो कभी ऑपरेटिंग में आ जाएगा। क्यों ऑपरेटिंग में आ जाएगा? क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ऑपरेटिंग में आएगा। लेकिन अगर ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारी तरह नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, तो वो किसका पार्ट बन गया? इन्वेस्टिंग का पार्ट बन गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड की, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का पार्ट बन रहा है। पेड की अभी आगे फिर से बात करूंगा। समझ में आता है? तो इसीलिए हमें नेचर ऑफ कंपनी समझना है कि कंपनी का नेचर क्या है। नेचर समझ में आएगा तो सारी चीजें अपने आप ही सही क्लासिफाई हो जाएंगी। तो लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक्स अगर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं तो ये कोई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए रेगुलर एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये किसका पार्ट बन गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया। सेम वे, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, ऑप्शन और डेरिवेटिव, आप अगर परचेज करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन बैंक्स के लिए तो ये रेगुलर डीलिंग है, तो इसीलिए ये और उस पे आने वाली अर्निंग, ये किसका पार्ट बन गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया।
क्लियर है? नेचर समझना है, रटने की जरूरत नहीं कि यार इसके लिए ये होगा, इसके लिए वो होगा। नेचर समझो, अपने आप आंसर आएगा। उसके बाद बचता है इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, ये इसको मैं यहां पर आपके साथ कवर करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है। बात करते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस की, बाद में भी आते हैं डेप्रिसिएशन और लॉस पे भी। क्या होता है जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से? तो पता होगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है वो दो तरीके से बनाई जाती है, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो दो मेथड से बनाई जाती है। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड, भाई सिंपल सिंपल, जो मेरे को पैसा मिला वो पॉजिटिव में आ जाएगा, जो पैसा मैंने पे करा नेगेटिव आइटम में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, जब हम किससे बनाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, तो वहां पर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वहां पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं और उसमें एडजस्ट करते हैं क्या? एडजस्ट करते हैं नॉन कैश आइटम्स, प्लस माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। याद है? तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस करते हैं नॉन कैश आइटम और प्लस माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पहला सवाल, ऐसा क्यों करा जाता है? पहला सवाल, ऐसा क्यों करा जाता है? तो जब भी हम इनडायरेक्ट मेथड से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस फिगर से स्टार्ट होके कहां पहुंचते हैं? कैश प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। पहले भी बात करेंगे, सिर्फ कैश प्रॉफिट की बात करेंगे। तो कैश प्रॉफिट क्या हुआ कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी नॉन कैश आइटम है, जो भी नॉन कैश आइटम है, अगर मैं उसको हटा दूं तो मेरा कैश प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि उसमें से हमने नॉन कैश आइटम हटा दिए। अब नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं? एक एग्जांपल मैंने लिखा है आपके लिए, डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन, या फिर लॉस ऑब्लिक गेन ऑन सेल ऑफ पीपीएनई एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये एक्चुअली में कैश इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी ना हो रहा है। डेप्रीसिएशन क्या आप किसी को पे करते हो? ये तो क्या है, मशीनरी का वियर एंड टीयर है। करेक्ट। और सिमिलरली कोई इंटेंजिबल एसेट हो तो उसका क्या हो रहा है? उसका अमोर्टाइजेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये नॉन कैश आइटम्स तो है नहीं। तो इनको हम क्या करते हैं, क्योंकि वो इस प्रॉफिट नंबर में इंक्लूड है, ये जो प्रॉफिट नंबर है इसके अंदर नॉन कैश आइटम इंक्लूड है, तो मैं इनको क्या करूंगा? मैं इसको एक्सक्लूड करवा दूंगा। अब सर एक्सक्लूड करवा दूंगा, कैसे एक्सक्लूड करवाएंगे? बहुत सिंपल है। याद बताओ, जल्दी से बताओ। जब हम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस होता है वो हमने क्या करा होता है? उसमें से माइनस कर रखा होता है। हमारा जो रेवेन्यू एक्टिविटी या अदर इनकम होती है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं अपने रेवेन्यू से। उसमें बाद लिखा हमने अपनी अदर इनकम, देन हमने लेस करे अपने एक्सपेंसेस, देन उसमें हमने लिखा अदर एक्सपेंसेस एज वेल डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या कर रखा है? इन सबको माइनस कर रखा है, तब जाके प्रॉफिट की फिगर आ रही है। अब जब डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है और इसे मुझे एक्सक्लूड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज। तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? उसको हम ऐड बैक कर देंगे। नेचर समझना है, रटना नहीं है। अमोर्टाइजेशन, सिमिलर टू अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या हो रखा है? माइनस हो रखा है, तो मैं वापस उसको हटाने के लिए क्या करूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। सिमिलरली लॉस और प्रॉफिट भी है। लॉस और प्रॉफिट है, लॉस भी क्या हो रखा है? मेरा माइनस हो रखा है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। सिमिलरली अगर कोई मेरा गेन हो रखा है, गेन मेरा एडिड है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? डिडक्ट कर दूंगा। क्लियर है? समझ में आता है? अब कंफ्यूजन क्या होती है कि सर ये आइटम तो हम कभी कभार कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उसको निकालने के लिए आइटम यूज किया जाता है, तो डबल डबल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? डबल ट्रीटमेंट इसीलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस से कहां पे पहुंच रहा हूं? कैश प्रॉफिट पे पहुंच रहा हूं। और अल्टीमेटली कहूं तो मैं क्या कर रहा हूं? कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच रहा हूं, क्योंकि अभी मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम को भी हटाऊंगा। समझ में आता है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला आइटम है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स।
नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड, डिविडेंड रिसीव्ड या पेड। अब अल्टीमेटली इंटरेस्ट आपको क्यों मिलेगा? इंटरेस्ट आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने कोई ना कोई एक इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, इसीलिए आपको उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट किसी बॉन्ड्स में कर रखी है, एफडी में कर रखी है, तो इंटरेस्ट मिलेगा, और किसी कंपनी में कर रखी है तो डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट। अब अल्टीमेटली इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपको जो मिला, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बना? कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बना। तो एक ट्रीटमेंट तो हमारा ये हो गया। अब क्योंकि मैं इनडायरेक्ट मेथड से अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो बना रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स तो हटाने पड़ेंगे ना। इसीलिए कंफ्यूजन आ जाती है कि सर, जब हमने वहां पे एडजस्टमेंट कर दी तो यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट पे पहुंचना है। इसीलिए मैंने क्या करा, अपने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को यहां पर मैंने एक्सक्लूड करवाया, यहां पर मैंने एक्सक्लूड करवाया। समझ में आता है? तो एक्सक्लूड हम करवाते हैं, सिंपल सा लॉजिक। अगर वो उस प्रॉफिट में एडेड है तो भाई क्या करो, डिडक्ट कर दो। अगर डिडक्ट हुआ हुआ है तो क्या कर दो, ऐड कर दो। रटने की जरूरत ही नहीं, लॉजिक के साथ चलो। समझ में आता है? तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आई होप ये चीज पे अब आपको क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इस वीडियो के चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को देखूंगा और आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।